स्टूडेंट्स, हम डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आप इमेजिन करें कि हम एक नेचुरल वाटरफॉल के करीब से गुजर रहे हैं, वाटरफॉल को हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि पानी जो है हाइट से ग्राउंड लेवल की तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पंप या मोटर नजर नहीं आएगी जो कि पानी को हाइट से ग्राउंड लेवल तक पहुंचाए। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई एनर्जी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेचर में ये वाटरफॉल यानी वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट टू द बॉटम, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम अक्सर क्या करते हैं कि रेफ्रिजरेटर में से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर बाहर रख देते हैं और अगर हम अपने कामों में बिजी हो जाएं तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कोल्ड ड्रिंक पहले ठंडी थी, अब क्या हो गई है, गर्म हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस कोल्ड ड्रिंक का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्या आपने इस कोल्ड ड्रिंक की कोई हेल्प की है, कोई एनर्जी इसको सप्लाई की थी? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी अगेन दैट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस कि आपने कोल्ड ड्रिंक बाहर रख दी और वो गर्म हो गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम दो गैस सिलेंडर्स लेते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एक गैस सिलेंडर के अंदर हमने गैस रखी हुई है, ठीक है। अगर हम इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन हमने की हुई है उसको रिमूव कर दें तो गैस ऑटोमेटिकली डिफ्यूज कर जाएगी इन द एम्प्टी सिलेंडर। अब अगेन स्टूडेंट्स, हमने गैस को कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करी, वो ऑटोमेटिकली ही डिफ्यूज करी है एम्प्टी सिलेंडर के अंदर। दैट इज अगेन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी सप्लाई नहीं हुई और वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीशन क्या है कि गैस जो है फ्यूज हो रही है एम्प्टी सिलेंडर में। तो स्टूडेंट्स, यू कैन से कि ऐसे रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए कोई एनर्जी सप्लाई की जरूरत ना हो, कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत ना हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। और इसी से ऑपोजिट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत हो। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये रोलिंग स्टोन है, आप देख सकते हैं हाइट से ग्राउंड लेवल तक आया है। अभी हमने पढ़ा था कि इस तरह के जो चेंज होता है, ये प्रोसेस होता है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अब इसका रिवर्स प्रोसेस अगर देखें कि ग्राउंड लेवल से अब हमें इस स्टोन को हाइट पर लेकर जाना है तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? ये रिएक्शन क्या होगा या ये प्रोसेस क्या होगा? दैट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हम स्टडी करते हैं जो कि एनर्जी सप्लाई करने के बाद ही कंप्लीट हो सकते हैं, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होंगे। कौन सी रिएक्शंस है? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हमारी एयर के अंदर मौजूद है और अगर हम हाइड्रोजन गैस को भी अपनी सराउंडिंग में रिलीज कर दें तो क्या दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अमोनिया गैस बनती है। तो क्या अमोनिया बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्ट करती हैं और अमोनिया गैस बनती है, जिसे हम हैबर्स प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि ऐसे रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत ना हो ऑटोमेटिकली प्रोसीड करते हैं। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है उनको इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब डिटेल में स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशंस देखते हैं और फर्दर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डेफिनेशन अब किस तरह से लिख सकते हैं? अ प्रोसेस which takes place on its own without any external assistance। यानी ऐसा रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो, उसे एक्सटर्नल एड की, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत ना हो और एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट
towards equilibrium state is called spontaneous process या इसे हम नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं, और नेचुरल प्रोसेस क्योंकि नेचर में अक्सर रिएक्शंस जो हैं वो खुद ब खुद प्रोसीड करते हैं, वो किसी एनर्जी की उनको ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट दैम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक जो हमारी डेफिनेशन है, प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ये तो अभी हमने डिफरेंट एग्जांपल्स में देखा कि ऐसे रिएक्शंस जिनको एनर्जी की ज़रूरत ना हो टू कंप्लीट, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जो ये सेकंड पार्ट है, एंड मूव फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। यानी ऐसी रिएक्शंस या आप केमिकल रिएक्शंस कह लें, इक्विलिब्रियम स्टेट बेसिकली क्या होती है कि जब एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उसके लिए जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमेशा ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। ठीक है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट उस टाइम क्या होती है, कम होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को भी कहेंगे जो कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करें और एक पॉइंट आए कि जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, सेम अमाउंट और इसकी भी सेम अमाउंट हो जाए, दैट विल इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं इन दोनों की अमाउंट इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पर कहेंगे, इस पॉइंट पे कहेंगे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है कि ऐसी रिएक्शंस को भी, ये बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में आप इसकी एग्जांपल्स ज़्यादा देखेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाएं, तो इस तरह का जो रिएक्शन है उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, फर्दर स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी उससे हम ये देख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रियल होते हैं। ठीक है, दैट इज अ रियल प्रोसेस। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल देखी थी वाटरफॉल की। ठीक है, पानी का हाइट से जमीन पे गिरना, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज अ रियल प्रोसेस। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एजिंग इज ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज ऑल्सो अ रियल प्रोसेस। नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमारी वक्त के साथ साथ एज क्या है, बढ़ती जाती है, स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं होता कि वक्त के साथ साथ हमारी एज कम होती जाए। ठीक है, तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारी एज ज्यादा होती जाती है। इट्स मीन कि ये स्लो प्रोसेस है लेकिन स्पॉन्टेनियस है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, दे आर इरिवर्सिबल। ठीक है, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं वो एक दफ़ा अगर कंप्लीट हो जाएं तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट पर नहीं आते। उसमें स्टूडेंट्स हम केमिकल रिएक्शंस में बहुत अच्छी एग्जांपल इसमें देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन कॉपर सल्फेट और जिंक, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉपर एज सॉलिड एंड जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट ब्लू था, ठीक है, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन क्या होगा, क्लियर सॉल्यूशन आएगा। आप यहां देखें फ्लास्क के अंदर भी हमने जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक ऐड किया, हमने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की और रिएक्शन ऑटोमेटिक होना शुरू हुआ और हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया और कॉपर एज सॉलिड डिपॉजिट हो गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर देखें कि हम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लें और उसके अंदर कॉपर
कि कॉइल्ड वायर अगर एंटर करवाएं तो रिएक्शन हमने कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करे, और आप देख सकते हैं कि इस कॉपर कॉइल के ऊपर बड़े खूबसूरत से सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑटोमेटिक है। लेकिन अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो प्रेसिपिटेट्स इसके ऊपर डिपॉजिट हुए हैं ये वापस आप कह लें कि ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा, ये सिल्वर के प्रेसिपिटेट जो हैं वो सिल्वर आयंस में कन्वर्ट नहीं हो सकते। स्पॉन्टेनियस किस वजह से हमने इसे कहा, क्योंकि इसको स्टार्ट होने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं थी। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर यूनिडायरेक्शनल। एक खास डायरेक्शन में ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है मूव करते हैं या प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स मैं आयरन रॉड को हीट करती हूँ तो अब आप देखें आयरन रॉड का एक पार्ट जो है वो गर्म हो चुका है और दूसरा क्या है, ठंडा है। अब हीट फ्लो किस डायरेक्शन में करेगी, क्योंकि हीट फ्लो क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हीट फ्लो हमेशा हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करती है, यानी जो ऑब्जेक्ट का पार्ट गर्म होगा वो हीट फ्लो जो है गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हीट करेंगे तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जो है हीट फ्लो होता है। तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की डायरेक्शन जो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, खास डायरेक्शन में ही मूव करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप रोलिंग स्टोन को देखें तो हाइट से हमेशा ग्राउंड लेवल की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि पत्थर जमीन पे पड़ा खुद ब खुद जो है हाइट की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एक खास डायरेक्शन में ही प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। एक एग्जाम्पल काफी है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि नॉन इक्विलिब्रियम। जी, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से मूव करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट तक। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, बड़ी आसान सी इसकी एग्जाम्पल है, एसिड बेस रिएक्शन है कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl इज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। इसमें भी कोई हम एक्सटर्नल एनर्जी, हीट कुछ भी सप्लाई नहीं करते, खुद ब खुद ये रिएक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे पहले जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड इसकी आप कह लें कंसंट्रेशन रिएक्शन में बढ़ती जाएगी। एक टाइम आएगा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी और हम कहेंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर पहुंच गया है। ठीक है, अगेन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ पहुंचा, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट कम थी। टाइम गुजरता गया, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जब अमाउंट सेम हो गई तो फिर हमारी तरफ से या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, नॉन इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हम फर्दर ऑब्जर्व करें तो अभी तक हमने जितनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की एग्जांपल डिस्कस की हैं, हमने देखा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। किस तरह से, अभी हमने ये जो एसिड बेस का रिएक्शन पढ़ा है इसके अंदर भी एनर्जी जो है रिलीज हुई, यानी रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, और इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट टू द कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके अंदर भी एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर रिलीज होती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे क्या वो सारे ही स्पॉन्टेनियस होंगे? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होते। आप ये कह सकते हैं कि जनरली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जनरली spontaneous reactions they are exothermic।
क्योंकि ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन वो एंडोथर्मिक हैं। वो एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, जैसे कि अगर आप वाटर कहीं किसी सरफेस पे गिर जाता है और इवेपोरेट होता है, यानी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो इस इवेपोरेशन, ये जो इवेपोरेशन यहाँ पर हो रहा है मैं लिख देती हूँ, इवेपोरेशन, इस प्रोसेस के दौरान लिक्विड वाटर जब गैसियस वाटर या आप कह लें कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव 44 किलो जाउल पर मोल। यानी ये अमाउंट की एनर्जी सिस्टम के अंदर ऐड होती है। तो जब भी सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जब भी हम देखते हैं कि किसी सरफेस पे, टेबल पे, फर्श पर पानी गिरता है तो वो खुद ब खुद ही इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। हम उसको कोई हीट सप्लाई नहीं करते, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करते, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन ये एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट्स ये कभी मत सोचिएगा कि सारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हमारे पास आती है अमोनियम क्लोराइड का। जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस इस तरह से बनते हैं ये एक्वस में, और कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू 15.1, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करा है एंडोथर्मिक, किलो जाउल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी स्टूडेंट्स, हमने जो एग्जांपल डिस्कस की हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो खुद ब खुद प्रोसीड कर रहे होते हैं, उनको कोई एक्सटर्नल एड की जरूरत नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी हैं जिनको सिर्फ स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम उन्हें थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर दें कि वो स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ही प्रोसीड करते जाएंगे। उसमें एग्जांपल्स आती हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल। अगर कोयला देखें, कोयला जलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है कि कोल हो और साथ में ऑक्सीजन हो, ठीक है। लेकिन आप देखिए इन्वायरमेंट में अगर हम कोल भी ले लें और ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर मौजूद है, लेकिन ये कोयला जलेगा नहीं। तब तक नहीं जलेगा जब तक कि आप इसको स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी ना सप्लाई कर दें। स्टार्टिंग में जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे या आप कह लें कि शोला जलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा कोयला है वो जलना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा जब जलना शुरू हो जाएगा फिर इसको आपको फर्दर एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगा। ये कम्प्लीटली बर्न होकर रिएक्शन कंप्लीट होके ख़त्म होगा। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ऐसा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसे स्टार्ट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हुई है और प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं थी। प्रोसीड ऑटोमेटिक करेगा, स्टार्ट होने के लिए हम उसे सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से बर्निंग ऑफ कैंडल है। अब आप देखें कैंडल बेसिकली क्या है, वैक्स है। वैक्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब ऑक्सीजन और खाली हाइड्रोकार्बन्स आपस में मिल भी जाएं तब भी इसकी आप कह लें कंबस्शन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा जो कि इसके रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्टार्ट में इसको थोड़ी सी हीट सप्लाई करनी होती है, जिसकी वजह से इसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। एक दफ़ा कैंडल जलना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता जाता है। फर्दर हमें इसको कोई एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस सप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, सम स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस नीड एनर्जी टू स्टार्ट ओनली, ठीक है। सिर्फ स्टार्ट होने के लिए इनको एनर्जी की जरूरत होती है, अदरवाइज प्रोसीड करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में देखे थे कि ऐसे रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत हो और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट ना हो सके। तो हम क्या इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, अ प्रोसेस विच डू नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन
and requires external assistance to carry out is called non-spontaneous reactions, यानी इन शॉर्ट ऐसी रिएक्शंस जिनको प्रोसीड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं। एग्जाम्पल हमने क्या डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर ये आपके सामने एक रस्टेड कार है, ठीक है, जंग आलूद कार है, इसको हम चाहते हैं कि इसको रिफ्रेश कर दें, बिल्कुल इसको पेंट के फॉर्म में न्यू कार बना दें, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर बहुत सारे प्रोसेस करवाने पड़ेंगे जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक रस्टेड कार को एक न्यू कार में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत होगी, दैट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्रोसीड नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कह सकते हैं दे आर नॉट रियल प्रोसेस इन जर्नल, ठीक है, नॉट रियल प्रोसेस, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि हमें इनको प्रोसीड करवाने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि हम सिस्टम में एनर्जी इनपुट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंडोथर्मिक होंगे, क्योंकि जब भी हम सिस्टम के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं तो रिएक्शंस क्या होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हमने जर्नली क्या पढ़े थे? दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। इसी तरह से जर्नली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। उसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखें दोनों एयर में मौजूद हैं लेकिन इनके दरमियान कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। इनको रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। कौन सी एनर्जी की जरूरत होगी? लाइटनिंग की। जो बिजली चमकती है तो क्या होता है कि एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और क्या बना देते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है? 180 किलो जूल पर मोल। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल से दो बातें क्लियर हो रही हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दैट आर एंडोथर्मिक, लेकिन हमने जो ऊपर बात की थी कि जर्नली नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दे आर नॉट रियल प्रोसेस, लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, क्योंकि ये जो रिएक्शन है दैट इज अकरिंग इन नेचर। बिजली तो नेचर के अंदर ही चमकती है ना, ठीक है, यानी कि ये नेचर का पार्ट है बिजली का चमकना। तो बेसिकली बिजली के चमकने की वजह से ये रिएक्शन होता है। इट्स मीन के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैन बी रियल, ठीक है, यानी नेचर के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दे आर रिवर्सिबल। हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को क्या पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है? लिमिटेड केसेस में बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कंसिडर किया जाता है। दरअसल अभी जो हमने इक्विलिब्रियम स्टेट वाली स्पॉन्टेनियस की एग्जांपल पढ़ी थी, दैट वाज HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये आप कह लें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या था? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, लेकिन अगर हम इस रिएक्शन की बैकवर्ड डायरेक्शन देखें, यानी ये रिएक्शन जब रिवर्स होगा तो ये रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दरमियान एक कंपटीशन सा होता है। लिमिटेड केसेस में हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कहते हैं दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स,
पहली एग्जाम्पल होगी पंपिंग ऑफ वाटर अप हिल, यानी ग्राउंड लेवल से पानी को हाइट पर पहुंचाना। घरों में हम अक्सर जो मोटर लगाई होती है वो किस वजह से लगाते हैं कि ग्राउंड लेवल से हमारा मकसद होता है कि पानी जो होता है ऊपर वाटर टैंक जो पड़ा होता है वहां तक पहुंचाने का, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें और बाद में आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हम क्या एनर्जी सप्लाई करते हैं, मोटर ऑन करते हैं, तभी ये पानी जो है ग्राउंड लेवल से मूव करता है हाइट पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व है, दैट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम लिखेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल पंपिंग ऑफ वाटर अपहिल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस में एग्जाम्पल आएगी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड पार्ट टू द हॉट सराउंडिंग। इसमें अगर हम रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल लें तो रेफ्रिजरेटर में बेसिकली हम फ्रिज को क्या एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ठंडक पैदा होती है। और अगर हम अपना कोई ऑब्जेक्ट या फूड मटेरियल है जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं तो हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में क्या प्रोसीजर होगा कि एनर्जी ट्रांसफर होगा कोल्ड पार्ट से हॉट सराउंडिंग। हॉट सराउंडिंग अब क्या होगी, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ठंडक जो है उस फूड मटेरियल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान हमने एनर्जी सप्लाई की है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन या दिस प्रोसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की ये एग्जांपल भी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद है वैसे तो रिएक्ट नहीं करती। हमने बताया था कि बिजली के चमकने पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और इस दौरान जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब आप इन जनरल कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये इंफॉर्मेशन काफ़ी नहीं कि एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा तो हम उसे जनरली स्पॉन्टेनियस कह देते हैं, या अगर वो एंडोथर्मिक है तो उसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस कह दें। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी नहीं होती एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस कहने के लिए। हमें ये इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है कि एक सिस्टम की या एक रिएक्शन की फ्री एनर्जी की वैल्यू कितनी है। फ्री एनर्जी हम डेल्टा जी से डोनेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर फ्री एनर्जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है, इसका क्या मतलब है कि एनर्जी इज एडेड इन द सिस्टम। तो एनर्जी हम कौन से टाइप के रिएक्शन में ऐड करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई होती है जिसकी वजह से एनर्जी फर्दर ऐड अप होती है। तो यू कैन से कि जब डेल्टा जी दैट इज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में पढ़ा था कि अक्सर एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में बेसिकली रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है और जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या एनर्जी रिलीज करते हैं। इस वजह से एनर्जी रिलीज होने पे फ्री एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी असल वैल्यू से कम होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी। तो यू कैन से कि इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में हमें एनर्जी की जरूरत क्यों होती है कि आप ग्राफ की मदद से देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट्स। जिन प्रोडक्ट्स ने बनना है वो हाई एनर्जी लेवल के हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करते हैं जिसे वो एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। इस वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी ऐड होती है। एनर्जी ऐड होगी तो फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होगी तो हम रिएक्शन कहेंगे दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। आज के लेक्चर में हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का कंपैरिजन किया विद एग्जांपल। आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।